बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शटअप कॉल दे दी गई है। कॉल किसने दी है, क्यों दी है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, साइफर के हवाले से कल बड़ा अहम केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में ज़ेर समात है, उसमें क्या डेवलपमेंट जो है उसकी तवक्को की जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कल ही एक बड़ा इलेक्शन कमीशन में एक अहम फैसला मुतवक्को है, वो अहम फैसला क्या है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो चीखें जो है वो निकलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ फजलुर रहमान साहब जो हैं अब वो भी बोलना शुरू हो गए हैं और उन्होंने एक बड़ी धमकी आमेज़ जो है वो एक स्टेटमेंट दी है। वो धमकी आमेज़ स्टेटमेंट क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, पहले बात ये करते हैं कि साइफर जो है उसके हवाले से कल क्या इमरान खान साहब का चूँकि ट्रायल जेल में हो रहा है, एक तो इमरान खान साहब ने उस वजारत कानून के जेल ट्रायल वाले नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है और उसमें ये दरख्वास्त की है कोर्ट से कि जी उनकी जो केस की समाअत है वो अदालत में की जाए। उस पर आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, फैसला महफूज कर लिया गया था। तो आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कल इस हवाले से वो इस पर फैसला करेंगे। अब बुनियादी चीज़ ये है कि इस पर फैसला क्या होना चाहिए, ये कोर्ट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन कानून और आइन क्या कहता है ये इस पर ज़रूर बात की जा सकती है। पाकिस्तान में हर वो शख्स जिस पर कोई फौजदारी मुकदमा, खसूसन फौजदारी मुकदमा चलाया जा रहा हो, उसको पाकिस्तान का आइन फेयर ट्रायल का हक देता है। अब फेयर ट्रायल क्या है? बुनियादी तौर पर फेयर ट्रायल ये होता है कि जहां मुलजम की अपने वकला तक एक्सेस जो है या वकला की मुलजम तक एक्सेस वो मुमकिन हो, और इस केस को मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो, मीडिया देख रहा हो, आम आदमी, आम वकला और वो लोग जिनका यानी अदालतों के मामलात से गहरा ताल्लुक होता है, जैसे हमारा सहाफ़ी बरादरी है, उनको पता हो कि ये केस क्या हो रहा है, इसमें फ़ैसला क्या प्रोसीजर जो है अदालती उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कोई कानूनी और आइनी तकाजे जो हैं वो मिस तो नहीं किए जा रहे। बुनियादी तौर पर एक फेयर ट्रायल का जो हक होता है वो ओपन कोर्ट में ही मुमकिन है। जेल ट्रायल में फेयर ट्रायल का जो बुनियादी तसव्वुर है उसकी नफ़ी होती है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त की थी कि जी ये जो जेल ट्रायल का उनका नोटिफिकेशन है इसको कलअदम करार दिया जाए और जेल में समाअत की बजाय उनकी कोर्ट में समाअत की जाए। तो अगर कानून और आइन को सामने रखा जाए तो इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है इसको बहरहाल मंजूर होना चाहिए और उनकी ये साइफर के हवाले से जो जेल ट्रायल है इसका नोटिफिकेशन जो वजारत कानून ने जारी किया था उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए। और उसके साथ साथ उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी जो है वो भी कल उस पर बहस होगी। इमरान खान साहब के जो वकला थे, खसूसन जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे, उन्होंने जुमेरात को अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन उसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक जो वो बनाया गया था, एक 3 मुख्तलिफ प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई थी जिसमें जिसने अपने जो दलाइल हैं वो तो देने शुरू कर दिए थे, लेकिन उनके दलाइल कंप्लीट नहीं हुए थे। तो फिर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने ये समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी थी। बुनियादी तौर पर जो साइफर का केस है उसमें इमरान खान साहब को जो है वो किसी सूरत भी जेल में रखना चूँकि मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तो उन्हें आर्टिकल 248 जो है पाकिस्तान के आइन का, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। उसके साथ साथ जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं उस साइफर वाली FIR में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, वो इल्ज़ामात बनते नहीं हैं और उनको साबित करना जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए नामुमकिन है। उनका जो मातहत अदालत में दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने का फ़ैसला था, मैं समझता हूँ कानून की नज़र में वो भी दुरुस्त नहीं था। और अब चूँकि एक एपिलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इमरान खान साहब को अगर जो ज़मानत है इस केस में मिलनी कानून और आइन के मुताबिक जो है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये उनकी ज़मानत का केस तो नीचे ट्रायल सतह पर भी बनता था, लेकिन बावजूद उनको ज़मानत वहाँ ग्रांट ना की गई, ना दी गई, तो अब जो है उनकी बेल जो है वो बहरहाल इस केस में बनती है। इस पर मैं अपनी डिटेल पहले भी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ इन इल्ज़ामात का और इन इल्ज़ामात के नतीजे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अपनी साबका वीडियोस में बहुत सारा मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन कल यूँ लगता है कि इमरान खान साहब का जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन है, उम्मीद यही है कि वो भी सस्पेंड होगा और इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है उस पर भी फैसला हो जाएगा
और अगर कानून और इंसाफ को सामने रखा जाए, मेरिट की बात की जाए, तो उनकी दरख्वास्त जमानत कल मंजूर हो जाएगी। उसके साथ साथ नाज़रीन शटअप कॉल दे दी गई है मुस्लिम लीग नून को। पहले बात की जाती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानिब से कि जी नवाज शरीफ आएंगे, वो मुल्क की डूबती नैया को पार लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी इस मुल्क में। और ये बयानिया इमरान खान साहब के लिए बनाया गया था कि जी वो जेल में नहीं रह सकते। लेकिन अब इमरान खान साहब जब वो 5 अगस्त से जेल में हैं, यानी इन तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में, तो वो बयानिया भी ठुस हो गया और जेल में रहकर इमरान खान साहब जो हैं वो अपने कारकुनों को और अपनी जो उनकी लीडरशिप है उसको तसल्लियाँ दे रहे हैं कि आप घबराए नहीं, इंशाअल्लाह ताला वक्त और हालात जो है वो ज़ाहिर है एक जैसे नहीं रहते। और वो बरी भी थे अपनी कारकुनान की गिरफ्तारी पर। तो वो बयानिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया था वो भी ठुस हो गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक स्टेटमेंट आई थी, कुछ लोगों को कौमी मुजरम कहा गया था, जनरल कमर जावेद बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को, कुछ जजेस के नाम लिए गए थे कि ये कौमी मुजरम है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट में जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के रिटायर आर्मी चीफ थे उनका भी, जनरल फैज़ हमीद का भी इनका नाम लिया कि जी हम इनका एहतसाब करेंगे। तो इस हवाले पर जो है इस्टेब्लिशमेंट बड़ी सख्त नाराज़ भी थी। और एक सहाफ़ी ने ट्वीट भी किया था कि जी गुजरांवाला में कॉल कर लिया गया और गुजरांवाला में कान भी पकड़वाए गए हैं। फ़ौरन ही बुला के ये कहा गया कि जी ये आपके जिस गुब्बारे में हवा भरी गई है, ये इस हवा बहुत जल्दी जो है वो निकाली भी जा सकती है। और वो बात करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कि जी नवाज शरीफ आएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इस बयानिए से पसपा इख्तियार कर ली है। नाज़रीन मरियम औरंगज़ेब की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है कि जी नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने की ज़रूरत है। यानी अंदाज़ा हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि नवाज शरीफ जो है वो किसी सूरत ताकतवर हलकों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जैसे सायरा बानो ने कहा था कि जी रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है बड़ी की बजाय, तो अब मामलात जो है वो उस समत चल पड़े हैं। और जहाँ तक उनकी लीगल टीम का और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है, तो उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कानूनी उनके जो टीम है उसके जो आप कह लें कि जी सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो कानूनी तौर पर इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, बहुत अच्छे वकील हैं फौजदारी के हवाले से। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं समझता हूँ उनकी उस तरह ग्रिप नहीं है जिस तरह उनके बाकी जो हमअसर लोग हैं उनकी है। इमरान खान साहब को उनका केस, उनकी नाअहली एक तरफ रखी जाए, लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो नवाज शरीफ को एक अदालती फैसले के नतीजे में ताहयात नाअहल डिक्लेयर किया गया था। अगर तो वो फैसला एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर नवाज शरीफ जो है वो ताहयात नाअहल हैं। अगर फैसला एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर नवाज शरीफ ताहयात नाअहल नहीं है। अब जहाँ तक उस फैसले का ताल्लुक है तो वो फैसला जो है वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए नवाज शरीफ जो है वो जहाँ तक उनके इलेक्शन लड़ने की बात है तो मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन इतनी आसानी से लड़ सकते हैं। वो अभी तक कानून और आइन को अगर देखा जाए तो वो नाअहल है। उसके साथ साथ नाजरीन मैंने अपनी कल की वीडियो में और पहले वाली वीडियोज़ में बात की थी कि पाकिस्तान में चूँकि अब चीखें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी थे, खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी, और खुर्शीद शाह साहब जो है उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जी नवाज शरीफ अगर जहाज़ से उतरकर सीधा घर गए तो फसाद पैदा होगा, अदलिया का फैसला सीधा घर जाने की इजाज़त नहीं देगा, फसाद से बचने के लिए नून लीग को सोचना होगा। ये खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं। अब ये मुनाफिकत की इंतहा है कि जब इसहाक डार जो इस मुल्क के असासे लूट कर, जिन पर इल्ज़ाम था कि वो बाहर गए हैं और उनको सज़ा सुनाई गई, उनका घर जो है वो भी कुर्क कर लिया गया था, वो जो हजवेरी हाउस था, और उनको जब इस मुल्क में लाया गया पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में, तो ये बयान उस वक्त खुर्शीद शाह साहब की जानिब से क्यों नहीं आया था कि जी जहाज़ से उतर कर सीधा घर, वो जहाज़ से उतरे थे और इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना बन गए थे। लेकिन उस वक्त चूँकि खुर्शीद शाह साहब भी और उनकी पार्टी वो इक़्तिदार में पूरी तरह से शरीक थी, वजारतें उनके पास थीं, झंडे वाली गाड़ियाँ, हूटर वाली गाड़ियाँ वो लोग इंजॉय कर रहे थे, तो उस वक्त चुप थे। और अब जो जब वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया और निगरान सेटअप में भी उस तरह से हिस्सा नहीं मिला, उस तरह से बात नहीं सुनी गई, तो अब जो है वो चीखें निकलनी शुरू हो गई। ये मुनाफिकत की इंतहाई माजरत के साथ अगर किसी दोस्त को मेरी बात बुरी भी लगती है,
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے, ملک میں جبر اور دھاندلی نہیں چلے گی, سیاست میں اکڑ کر چلنے کے عادی ہیں, آئین اور قانون اور برابری کی بنیاد پر ملک چلے گا. اب فضل الرحمان صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ, اگر ان کے کچھ چاہنے والے ان کو بھی اگر میری بات بری لگے تو ایڈوانس معذرت, یہ بھی آخری جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آخری درجے کی منافقت ہے. ایک طرف بات کرتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت چاہتے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کریں گے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے وہ ایم این اے جنہیں عدالت نے کہا تھا کہ جی ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سسپینڈ کیا گیا تھا, لیکن راجہ پرویز اشرف نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے تھے, ان ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. اس وقت فضل الرحمان صاحب چپ تھے چونکہ گورنری بھی تھی, وزارتیں بھی تھی. اچھا, اور اب کہتے ہیں کہ جی ملک میں جبر اور دھاندلی نہیں چلے گی. تو جبر اور دھاندلی تو ابھی بھی چل رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے جو اتحادی تھے پی ڈی ایم والے, ان کے لیے جبر اور دھاندلی نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو جبر کا اور دھاندلی کا موسم جو ہے وہ تو ویسے ہی ہے جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے. سیاست میں اکڑ کر چلنے کے عادی ہیں, جو اکڑ کے چلتا ہے وہ پوزیشن میں بیٹھتا ہے, وہ حکومتوں میں نہیں ہوتا. فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سوائے پی ٹی آئی کے باقی سب کے ساتھ حکومتوں میں رہے ہیں شامل. پتہ نہیں کیسی اکڑ ہے, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آئین اور قانون اور برابری کی بنیاد پر ملک چلے گا. تو جب 90 دن میں آپ کا آئین کہتا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے اور نہیں ہوئے, اور آپ کی جماعت اور آپ کے اتحادی جو ہے یہ بتاتے رہے کہ یہ الیکشن آگے ہو سکتی ہیں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, تو اس وقت یہ آئین اور قانون کا جو بھاشن ہے آپ کو دینا چاہیے تھا, اس وقت آپ نے بھاشن نہیں دیا, کیونکہ آپ اقتدار میں شریک تھے, آپ کے صاحبزادے بھی منسٹر تھے, آپ کے جو سمدھی ہیں وہ گورنر تھے, اور اسی طرح پاکستان میں مختلف جیسے جماعتیں تھیں پی ڈی ایم میں, آپ کی جماعت پورا حصہ بلکہ اپنے وزن سے زیادہ حصہ لے رہی تھی. تو جہاں تک پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی بات ہے, اب نظر یہی آ رہا ہے کہ خصوصاً خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, وہاں لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ووٹ سے آپ کو پارلیمنٹ سے باہر رکھے گی, باقی آپ کو کسی نے پارلیمنٹ سے باہر رکھ کے کیا کرنا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ کل متوقع ہے. ویسے وہ فیصلہ پیٹیشن تو اہم ہو سکتی ہے, اس میں کی گئی جو ہے درخواست ہے وہ بھی اہم ہو سکتی ہے, لیکن فیصلہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کچھ کرتا رہا ہے وہ بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیٹیشن فائل کی گئی تھی کہ جی جو غیر جانبدار نگران وفاقی وزراء ہیں اور نگران وزیر اعظم ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. تو اس درخواست پر 10 اکتوبر کو جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اور کل جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ جس شخص نے یا جس ادارے نے ان کی سفارش کی تھی چیف الیکشن کمشنر کی کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے, تو وزیر اعظم بھی انہوں نے لگایا, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی انہیں کی سفارش سے آیا. تو پھر ان کا اپنا لگایا ہوا بندہ ان کے لگائے ہوئے کسی دوسرے بندے کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس قوم کو جو ہے وہ 12 لالی پاپ دیا جا رہا ہے, لیکن یہ طے ہے, لگتا یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ قابل قبول ہے, لیکن نواز شریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب ان کے وزراء کی جو گفتگو ہے نجی محفلوں میں اور اوپن ان کی طرف سے یہ کہا بھی جا رہا ہے, مریم اورنگزیب نے جیسے فرما دیا کہ جی نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے. ناظرین, کل چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز زیر سماعت ہیں, تو جو فیصلہ ہوگا کل اس پر پھر نئی ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.